इंटरकोस्टल मसल। और इंटरकोस्टल मसल जो उनसे होते हैं ये हमारे रिब्स के साथ अटैच होते हैं। ये इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान ये रिलैक्स करते हैं। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है और HbO2 बनाती है। वैसे इसका कलर होता है पर्पल रेड, लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है इसका कलर हो जाता है ब्राइट रेड। फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम चैप्टर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन और जो रेस्पिरेशन के रिलेटेड डिजीज़ हैं उसकी बात की गई है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मीडियम की। जब रेस्पिरेशन होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो किसी मीडियम के थ्रू होता है, किसी ज़रिए के थ्रू होता है। जैसे दो मीडियम मशहूर हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, एक है एयर और दूसरा हमारे पास है वाटर। अब आपको सवाल पूछा जाता है कि एयर इज़ बेटर मीडियम देन वाटर, वाई? कि एयर जो है वो अच्छा मीडियम है, उसमें अच्छा गैसियस एक्सचेंज होता है कंपैरेटिवली वाटर के, ऐसा क्यों है? ठीक है जी। तो इसका एक छोटा सा पहले सिंपल आंसर है, रीज़न तो बाद में बताऊंगा। कि ऑक्सीजन जो है वो इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है। कहाँ पर? आपको एयर के अंदर। तो एयर में आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है किसी भी ऑर्गन को, इस वजह से ये बेहतर है। अब आसानी से देखें ज़रा, अगर इक्वल वॉल्यूम हो ना, किस किस का? वाटर का एंड एयर का। वाटर और एयर वॉल्यूम में बराबर हों, ठीक है, फिर भी जो एयर है इसमें ऑक्सीजन इन मच लार्ज क्वांटिटी, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी। ये ख़ास बात। मिसाल के तौर पर हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। जो एयर है ना, एयर, इसके 1 लीटर में जो ऑक्सीजन की तादाद होती है वो कितनी है? 200 ml पर लीटर। लेकिन वाटर की बात करें तो इसमें बमुश्किल 10 ml पर लीटर जो है ना वो ऑक्सीजन आती है, बमुश्किल 10 ml पर लीटर बमुश्किल क्या आती है, इसमें ऑक्सीजन आती है हमारे पास। तो एक वजह तो हमारे पास ये आ गई कि ऑक्सीजन को पास रखने की कैपेसिटीज जो है ना वो दोनों की डिफरेंट है, और इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो अवेलेबल होती है वो कहाँ होती है? एयर के अंदर क्या होती है? अवेलेबल होती है। फिर दूसरी बात ये है कि जो ऑक्सीजन है वो एयर के अंदर क्या करती है? 200 गुना ज़्यादा, 200 टाइम्स डिफ्यूज फास्टर एज कंपेयर टू वाटर। तो 200 गुना ज़्यादा तेज़ जो ये क्या करती है? डिफ्यूज़ करती है। किस में? एयर के अंदर। और दूसरी बात अगर हम करें तो ये 200 गुना ज़्यादा डिफ्यूज़ कैसे करती है? क्योंकि ये 800 टाइम्स लेस डेंस है। अब बात करेंगे वाटर की, कि वाटर में ऐसा क्यों होता है कि उसमें गैसेस एक्सचेंज स्लो है और वो अच्छा मीडियम नहीं है। पहली बात ये है कि जो वाटर है ना, H2O, ये 800 गुना ज़्यादा डेंस है एयर से, 800 टाइम्स डेंस। पहला रीज़न। दूसरी बात, 50 टाइम मोर विस्कस। 50 गुना ज़्यादा गाढ़ा है
इसलिए इसमें आसानी से एयर क्या कर सकती है, पास नहीं कर सकती। तो ये कुछ रीज़न थे हमारे पास। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई एयर इज़ द बेटर मीडियम एज कंपेयर टू दी वाटर। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस। कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके कुछ करेक्टर्स भी बताने हैं आपने, आमतौर पे 2 पूछे जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जिधर से गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां पर गैसेस का तबादला होता है। मिसाल के तौर पर इंसान के लंग्स देख लें, और इस लंग्स में एल्वोलाई है, तो सिंपली क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर, उन्हें एल्वियोलस कहते हैं। इसके गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है जी, और कैपिलरीज में ब्लड होता है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आता है और इससे ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। तो ये सिंपली क्या है जी, इसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की, वो क्या है, इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया, और उसके साथ साथ ये क्या होती है, मॉइस्ट होती है, हल्की सी गीली होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को इसमें फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है, डिफ्यूज़ कर जाती है, ज़रा ज़्यादा देर के लिए उसमें रहती है। अच्छा, इसकी थिन एपिथेलियम होती है, पतली लेयर होती है। क्यों होती है बताता हूँ आपको। थिन एपिथेलियम, ये पतली सी एपिथेलियम होती है, 1 to 2 सेल, आमतौर पे 1 सेल थिन। डियर स्टूडेंट, ये इसके थिन होने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो गैसेस हैं ये इजीली क्या करती हैं, एक्सचेंज कर जाती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें वेंटिलेशन होती है, वेंटिलेशन सिंपली गैसेस का एक्सचेंज है। ठीक है, वेंटिलेशन होती है। दूसरा, इसके गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। क्या मौजूद होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है। तो ये इसके कुछ क्या हैं, करैक्टर्स हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस में गैसेस एक्सचेंज होती है, लंग्स की जिक्र की, उसमें एल्वोलाई की जिक्र की, लार्ज सरफेस एरिया होता है, गीली होती है। ये सारी बातें आपने लिख देनी है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका आंसर दिया हुआ है। अगर आप बिल्कुल वैसा कर लें तो आपको आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं एक डिफरेंस की तरफ। वो डिफरेंस क्या पूछा जाता है कि डायाफ्राम क्या है, और दूसरा इसके साथ पूछा जाता है हमसे कि प्लूरा किसे कहते हैं। तो देखते हैं, इंसान के जो लंग्स हैं, ठीक है जी, जो इंसान के लंग्स हैं, ओके, इन लंग्स के इधर एक खाली जगह, एक कैविटी मौजूद है, दूसरा लंग मैंने नहीं बनाया। तो ये जो चेस्ट कैविटी है ना हमारी, ये इसका फर्श, इसका फ्लोर, ये इसकी ज़मीन, तो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। ये असल में क्या है, शीट ऑफ स्केलेटल मसल है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये क्या है, हमारे लंग्स के गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद होती है, एक कवरिंग मौजूद होती है मेम्ब्रेनस। ठीक है जी, और ये थिन मेम्ब्रेन सैक, पतली सी एक थैली कह लें आप इसको, ये क्या होती है, कवर करती है किसको, लंग्स को, और इसका काम आमतौर पर प्रोटेक्शन और अटैचमेंट होता है। मेनली तो प्रोटेक्शन रिब्स देती है ना, तो ये भी इसके गिर्द हमारे मौजूद होती है। ठीक है जी, है ये क्या, थिन मेम्ब्रेनस सैक है।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये डायाफ्राम और इन दोनों में डिफरेंस जोन सा हमारा वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मैन का, उसके बारे में। अब रेस्पिरेशन इन मैन का जिक्र करेंगे कि इंसान में जो रेस्पिरेशन है, तो एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम। हमारी बॉडी में पैसेज जो खुराक जाती है उसके लिए अल्लाह ताला ने मुंह रखा हुआ और सांस के लिए नोज़ यानी कि नाक रखा हुआ। ठीक है जी। तो ये नोज़ के बाद यहाँ पर दो सुराख होते हैं जिसे कहते हैं नोस्ट्रिल्स। ठीक है जी। और ये अंदर जो ये खाली जगह आ जाती है इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। और ये हमारा माउथ है। सांस नाक से भी ली जा सकती है और मुंह से भी ली जा सकती है। आमतौर पे सांस जो है वो नोस्ट्रिल्स यानी नथनों से ली जाती है इंसान के, और माउथ से भी सांस लिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, नोज के अंदर जो है वो बोन्स इस तरह अरेंज होती हैं कि 3 पैसेज बनते हैं और ये पतले से पतले होते जाते हैं। नोज के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, हेयर, और उसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसका काम क्या होता है, नेज़ल कैविटी का काम है हवा को गर्म करना, सबसे अहम बात है फिल्टर करना और मॉइस्ट भी करना। ये कुछ इसके काम है। उसके बाद ये जो हवा है ये चली जाती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स एक कॉमन कैविटी है हमारे पास, एक जगह है जिससे आगे हमारे पास खुराक की नाली भी शुरू होती है। ठीक है। और सांस की नाली भी शुरू होती है जी। ये फेरिंक्स के बाद यहां पर एक कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन आता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। जब फूड आ रही होती है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और खुराक सांस की नाली में नहीं जाती। और यहाँ पर ये जो सुराख है इसकी ओपनिंग ऐसे बोलते हैं ग्लोटिस। और ये इसके नीचे जो कॉम्प्लेक्स कार्टिलेशंस अरेंज हैं इसको बोलते हैं लेरिंक्स और वॉइस बॉक्स। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज वॉइस बॉक्स। ये वो हिस्सा है जहाँ पर इंसान की वॉइस प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट तरह के जो सुर लगाते हैं गाने वाले वो भी यहीं से लगाते हैं। कार्टिलेज का बैंड, जब हम ज़्यादा ऊंची बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आहिस्ता बोलते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, तो सारी वॉइस जो वेरियस किस्म की प्रोड्यूस होती है वो इस वॉइस बॉक्स की वजह से होती है। उसके बाद विंड पाइप या ट्रेकिया आती है हमारे पास। विंड पाइप या ट्रेकिया, विंड पाइप या ट्रेकिया, इसके अंदर कार्टिलेज बोन होती है हॉर्स शू की तरह। जैसे घोड़े के पाँव में लगने वाला लोहे का वो शू नहीं होता उसका, बिल्कुल वैसे ही होती हैं, हाफ सी की तरह। ये सी शेप स्ट्रक्चर होता है इनका। ये करती क्या है, ये ट्रेकिया को कोलैप्स, टूटने से बचाती हैं। टूटने नहीं देती, उसको बचाती हैं टूटने से। और ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया मज़ीद जो है वो डिवाइड करती है, और फर्दर डिवाइड करने के बाद ये जो हमारे पास पैसेज बनाती है, रास्ता बनाती है एयर के लिए, उसे बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करते हैं, और इनके आगे मौजूद होती हैं एयर सैक्स। जिसको एक को बोलते हैं अल्वियोलस, और ये गुच्छा क्या कहलाता है, एयर सैक। और एमसीक्यू आता है, व्हाट इज एयर सैक या व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स। तो ये हमारे पास एयर सैक होते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर
लंग्स आ जाते हैं दोनों तरफ, ठीक है जी। ये स्पॉन्जी होते हैं ड्यू टू दिस। और ये जो एल्वलाई हैं इनके गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये हमारा एक पूरा पैसेज है, कहाँ से कहाँ, नाक से नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक, यहाँ तक ये एयर जाती है। उसके बाद कैपिलरी से हमारी बॉडी का क्या हो जाती है, हिस्सा बन जाती है। तो ये हमारा क्या है, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसकी कुछ बीमारियां हैं जिसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशली क्या होता है कार्सिनोमा में, डियर स्टूडेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसकी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। होता क्या है, जो लंग्स के टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज को रिप्लेस कर लेता है ट्यूमर। जब ट्यूमर रिप्लेस कर लेता है, उसकी जगह ले लेता है, तो होता क्या है, इसके रिप्लेस होने की वजह से बुक में वर्ड होगा ओक्लूड रेस्पिरेटरी पाथ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, एयर पास नहीं करेगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी भी कहते हैं इसको, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये एक कॉन्टेजियस डिजीज है। मसलन एक इंसान से दूसरे इंसान को होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, लंग्स डैमेज होते हैं, लंग्स डैमेज होते हैं। और जब लंग्स डैमेज होते हैं तो इसके इन रिटर्न हो क्या रहा होता है, एक तो फीवर होता है, ठीक है, दूसरा फीवर के साथ साथ हमारे पास इसमें कफ बहुत ज़्यादा होती है, इस बीमारी में खांसी, और इसकी वजह से ये फट रहे होते हैं एल्विलाई, और इन शॉर्ट सिंपली हमारे जो लंग्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं, इफेक्ट हो रहे होते हैं। इस बीमारी को आमतौर पर टीबी भी कहते हैं। तो अब हम चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ, देखेंगे कि कैसे जो रेस्पिरेशन होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि गैसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही अहम प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पे कुछ फैक्टर असरअंदाज होते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है और HbO2 बनाती है। वैसे इसका कलर होता है पर्पल रेड, लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है इसका कलर हो जाता है ब्राइट रेड। अब ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी करती है। इसकी कैरिंग पे कुछ फैक्टर असरअंदाज होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस टेम्परेचर है, और एट द एंड pH है। कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी कम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। और इसका फ़ायदा भी है, ब्लड के अंदर ये टूट जाती है और ऑक्सीजन फिर किसको मिल जाती है, बॉडी को मिल जाती है। दूसरा, pH अगर बढ़ती है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, यानी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और अगर ये कम होती है pH तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफेक्ट ऑफ pH क्या है हीमोग्लोबिन पर, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो अब हम चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ही की तरह है, और ये भी क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, आयरन मौजूद होती है। और इस आयरन की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, बाइंड करती है,
और ये हमारे मसल्स में मौजूद होती है और ये लिंक का काम करती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के दरमियान। ये 1 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होती है, सिंगल चेन, ठीक है। और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है, रोल है। अब डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स? वो जानदार, वो मैमल्स जो समंदर में या गहरे पानी में रहते हैं, तो जब वो डेप्थ में चले जाते हैं, ठीक है, डेप्थ में जाने से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग अपनी स्टॉप कर देते हैं। ब्रीदिंग को क्या कर लेते हैं, वो रोक लेते हैं, सांस रुक जाता है उनका। और इससे होता क्या है, जो कंजम्पशन है 2 चीज़ों की, ऑक्सीजन प्लस एनर्जी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तीसरा काम इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई किस किस को दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है हार्ट प्लस ब्रेन को। और जितने भी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको जो ब्लड सप्लाई है वो लो कर दी जाती है, ब्रेन और हार्ट को क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। और मसल जोन्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन से फिर शिफ्ट हो जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। फिर एक और सवाल हमारे पास आता है कि लंग्स कैपेसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। जो हमारा लंग्स हैं ये 5 लीटर हवा को अपने अंदर रख सकते हैं, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1/2 लीटर हवा होती है और एक्सरसाइज करते वक्त 3.5 लीटर जो सी है वो एयर होती है। 5 लीटर रख सकते हैं, 3.5 लीटर एक्सरसाइज के दौरान होती है, और ये जो हम सो रहे होते हैं इस दौरान हमारे पास कितनी होती है, जस्ट 1/2 लीटर। अब हम हमारे अंदर जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसके 2 प्रोसेसेस पर ये मुश्तमिल है। एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन, यानी इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल का मतलब है ऑक्सीजन अंदर लेकर आना और एक्सहेल का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। इंटरकोस्टल मसल, और इंटरकोस्टल मसल जोन से होते हैं ये हमारे रिब्स के साथ अटैच होते हैं। ये इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान ये रिलैक्स करते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी थोरैसिक कैविटी क्या करती है, वो अपलिफ्टेड हो जाती है। क्या करती है, फॉरवर्ड जाती है प्लस अपवर्ड जाती है। ये 2 काम करती है। और जब ये रिलैक्स करती है तो बैक टू पोजीशन, यानी ओरिजिनल पोजीशन पर क्या करती है, वापस आ जाती है। तो ये इंटरकोस्टल मसल है। फिर आता है हमारे पास डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारा ये फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है जिसे हमने आज देखा भी। तो ये क्या करता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये लेस डोम लाइक हो जाता है। वैसे ये गुंबद नुमा कुछ इस तरह होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ इस तरह हो जाता है, कुछ इस तरह, कम गुंबद नुमा। लेकिन जब ये रिलैक्स करता है दिस बिकम अगेन डोम लाइक, ठीक है जी। तो ये दोबारा कैसे हो जाता है, डोम लाइक। ठीक है, हमारे डायफ्राम का हमने देख लिया। फिर इस दौरान थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी
सिंपली थोरैसिक कैविटी जोन सी है ना, इसका वॉल्यूम या कह ये क्या हो जाती है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है और इसमें वॉल्यूम क्या करता है, इसका डिक्रीज कर जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने डाल्टन लॉ को भी याद रखना है, जो कि कहता है वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, अब थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो लिख लेते हैं न्यू हेडिंग में, प्रेशर लेस होगा और प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। और अगर बात करें लंग्स की, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन लंग्स एक्सपैंड करते हैं, फैल जाते हैं, और एक्सहेलेशन में ये क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, अब हमने समझना क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है इनहेलेशन के दौरान, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है एक्सहेलेशन के दौरान। अब इनहेलेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया है लंग्स का और लंग्स में प्रेशर क्या हो चुका है, कम। वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, प्रेशर क्या हो गया, कम। लंग्स में प्रेशर कम है, इसका मतलब है बाहर प्रेशर क्या है, ज्यादा। एक बात याद रखिएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है चीजें हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ मूव करती हैं, या डिफ्यूजन भी देखें तो गैसेस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन। लंग्स में प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन मूव्स इनसाइड, अंदर आते, लंग्स में आते। और बात करें एक्सहेलेशन में तो प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मूव्स आउट। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म था। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने शॉर्ट के आंसर दिए हुए हैं, कुछ डिजीज़ जो आज आपके लेक्चर में नहीं बताई उनके भी आंसर मौजूद हैं, लाजमी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।